हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि केवाईसी और ओवीडी से रिलेटेड ये वीडियो है। मैं इससे रिलेटेड एक पहली वीडियो लेके ऑलरेडी आ चुका हूँ, जो मेरे पहले की कुछ वीडियोज में आप देखेंगे कि केवाईसी और ओवीडी की जानकारी मैंने उसमें दी थी, बट वो शॉर्ट नोट पे थी। आज जो मैं लेके आया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर केवाईसी डायरेक्शन 2016। देखिए, आरबीआई और जो हमारी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, जो मेजरली रोल प्ले करती हैं केवाईसी और ओवीडी के रिलेशन में, जो उसकी कंपाइलेशंस हैं, जो उसकी इन्फोर्समेंट है, 2016 में जब हमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन से गुजरना पड़ा जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी भी कुछ समस्याएं भारत के सामने समक्ष हुई और ये पूरी दुनिया के सामने आई। सिर्फ भारत के सामने ही नहीं, ये पूरी दुनिया ने इसको फेस किया। तब भारत में जाके एक सशक्त कानून की, एक सशक्त गाइडलाइंस की, एक प्रॉपर गाइडलाइंस, एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस की जरूरत महसूस की जाने लगी। तो 2002 में हमारी गवर्नमेंट ने, और उससे पहले ही इस पे एक खाका बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में जानकारी होना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। ये प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 था। इस एक्ट के अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कि मनी को गलत, लॉन्ड्रिंग क्या होती है, सफाई करना, मनी को साफ करके, यानी कि काले धन को सफेद बना के किस तरीके से आप उसको अपने बिजनेस में ला सकते हैं। एक्चुअली में केवाईसी होता क्या है? देखिए, जब 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हमारे इन्फोर्समेंट में आया, जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू किया गया, उसके बाद भी कुछ एक ऐसी धाराएं थी, कुछ ऐसी उसमें गाइडलाइंस थी जिसके बारे में हमें अपडेशन मिलना पड़ा, करना पड़ा। वो गाइडलाइंस के बारे में 2005 में भी एक और अमेंडमेंट आया, जिसके अंदर उसमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। आरबीआई को इस बारे में बहुत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से आरबीआई इसमें काम करता है, और जितने भी आरईज यानी कि रेगुलेटरी इंटाइटल्स हैं जो इसको लागू करते हैं, आरबीआई एक केंद्रीय संस्था है जिसने ये पूरा कानून बनाया और सरकार ने इसे इन्फोर्स करवाया। आरबीआई की अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 1949 के साथ भी जोड़ा गया है। कुछ एक ऐसी धाराएं हैं जो मैं आपको आगे इसी सीरीज में बताने वाला हूं। ये कम्पैक्ट एक जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए कि किस तरीके से केवाईसी के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, नो योर कस्टमर्स। लेकिन नो योर कस्टमर्स क्या, एक्चुअल में नो योर कस्टमर्स के बारे में इतनी ज्यादा सीरियसनेस क्यों आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नो योर कस्टमर यानी केवाईसी के बारे में, बैंक अकाउंट खोलना हो या कुछ भी करना हो, आधार के लिए लोग इतना ज़्यादा, आप देखते हैं किसी को ज़रूरत नहीं होगी अगर आधार में या कहीं पे भी केवाईसी के नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो। लेकिन है, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि सर आपका आधार में कोई एड्रेस अगर गलत है तो मेरे को आपका अकाउंट बंद करना पड़ेगा, तभी आप जाएंगे। अदरवाइज हम लोगों की एक हैबिट है, एक ह्यूमन नेचर है कि जब तक हमारे को फोर्सफुल नहीं होती या हमें कहीं पर भी ऐसा डेड एंड नहीं दिखाई देता, तब तक हम उससे पहले उसको एक्शन में नहीं लेके आते। यही वो सीरीज है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में वो डेड एंड क्यों बनाना पड़ा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मास्टर डायरेक्शंस में, नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016। इसके बारे में आपको पूरे एक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, आरबीआई ने क्या क्या इसमें प्रावधान किए, क्या क्या गाइडलाइंस है। उससे पहले कुछ जरूरी बातें जाननी जरूरी है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन चल रही है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लागू किया गया। वो लागू इसलिए किया गया कि बहुत सारे कुछ ऐसे इवेंट हुए, कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई, जिसमें आरबीआई की नज़र में ये आया कि बहुत सारे लोगों ने मनी, जो ब्लैक मनी थी, उसको लेयरिंग करना शुरू कर दिया था। यानी कि मेरे पास कच्चे का पैसा है, मैंने किसी और को दिया, दो या कुछ परसेंटेज में या किसी भी और तरीके से मैंने उसे दिया और उसने मुझे वाइट में एंट्री घुमा के वापस दे दी। और एक्चुअल में जो ये पैसा जहाँ से ओरिजिन हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। ये जानकारी इकट्ठी करने के लिए आपके सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पैसा आया किससे, और उस जो पर्सन जिसके पास ये पैसा आ रहा है या जा रहा है, एक्चुअल में हम उसे कभी किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं, जान सकते हैं, तो वो नो योर कस्टमर के थ्रू हम जान सकते हैं। नो योर कस्टमर यानी कि मेरे पास उसके आधार कार्ड, उसकी पहचान, उसके सिग्नेचर, उसकी सारी आइडेंटिटी है। मैं इस बेस पे उसकी पूरी ओरिजिन का पता लगा सकता हूँ। इससे पहले 2002 से पहले जो रेगुलेटेड एंटिटीज थी, यानी आरईज जो थी, उन्हें ये जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हाँ, ये कहा जरूर जाता था कि ब्लैक मनी है, ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मनी है, लेकिन इसके बारे में एक्चुअल में कहीं ना कहीं कोई ठोस उपाय नहीं किए। 2002 में हमारी गवर्नमेंट ने जब ये एक्ट
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लागू किया, उसके बाद 3 साल बाद कुछ उसके मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में भी कुछ धाराएं थी जो उसमें जोड़ी गई। ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं जानकारी जो आपको दे रहा हूँ ये रिलेटेड है केवाईसी से, ओवीडी से। ओवीडी यानी कि ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, ओवीडी यानी कि ऑफिशियली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, और सीडीडी यानी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। ये सब मिलके इतना क्या, इतना स्ट्रॉन्गनेस बना सकते हैं कि हम लोग किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। जी हाँ, बहुत हद तक सरप्राइजिंग है, लेकिन हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये केवाईसी, एक ओवीडी और सीडीडी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और अगर ये आरईज यानी कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं या जो इन पॉलिसीज को लागू करते हैं, जो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, अगर ये उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है 99% हम इसे रोक सकते हैं। आरईज को स्टेप लेना पड़ेगा, तभी ये सारा जो हमारा कानून है, जो हमारे प्रावधान हैं, उसको सुचारू रूप से लागू किया जाएगा या किया जा सकता है। अगर ये आरईज यानी रेगुलेटेड एंटिटीज अगर ये अपना काम या कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे। आरबीआई को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, और आरबीआई के पास क्या ऐसी पावर्स है कि वो इस तरीके की चीजें आरईज यानी रेगुलेटेड एंटिटीज के माध्यम से लागू कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के सेक्शन 35A और कुछ इसके बाद एक्शन है, जैसे कि सेक्शन 35A, 35A और सेक्शन 56, कुछ एक इसी प्रावधानों को मिला के आरबीआई अपने एक सुनिश्चित करता है कि जो आरईज हैं उसको किस तरीके से वो इन्फोर्स में करेगा। और आरबीआई ये सुनिश्चित करेगा कि इन आरईज में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी रेगुलेटेड एंटिटीज में, यानी कि ये जो बैंक्स हैं, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनमें कौन ऐसा पर्सन होगा जो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर कहीं पर भी कोई भूल होती है, कोई मिस इवेंट होता है, तो उसकी जानकारी वो किस किस तरीके से देगा, क्या प्रोसेस होगा, और इसकी जिम्मेदारी तय करने की किसकी होगी। इसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट AACS 1949, इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये सीरीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे की तरफ। सेक्शन 35 है इंस्पेक्शन। जैसा कि मैंने कहा था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक प्रावधान है सेक्शन 35A, जिसमें इंस्पेक्शन का अधिकार आरबीआई को मिलता है। पावर जो रिजर्व बैंक को है वो इसी एक्ट के थ्रू, इसी प्रावधान के थ्रू, इसी धारा के तहत मिलती है, जिसमें ये कहा गया है कि आरबीआई को पूर्ण तरीके से अधिकार है कि वो जितने भी कमर्शियलाइज और डाउन टू लाइन बैंक हैं, जो डाउन लाइन बैंक हैं, आरईज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, उनको इंस्पेक्शन करने का अधिकार आरबीआई के पास आता है। साथ ही इसमें एक और क्लॉज बाद में जोड़ी गई थी जिसे 35AA क्लॉज कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है कि वो आरबीआई के साथ मिलकर एक ऐसे रेगुलेटेड, एक ऐसी एंटिटीज बना सकता है या ऐसे कुछ प्रावधानों को लागू करवा सकता है समय समय पर, जो रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वो जरूरी होंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अपना रोल इसमें इन्वॉल्व हो जाता है आरबीआई के साथ। तो ये वो दो तीन कुछ ऐसे मेन तथ्य थे जो आपको जानना जरूरी है कि केवाईसी के इतिहास में क्या जरूरी है। मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रावधान बता रहा हूँ ये शुरू करने से पहले कि केवाईसी और ओवीडी सीडीडी क्यों इंपॉर्टेंट है और वो क्या क्या मेन तथ्य हैं जो इस पूरे प्रावधान को, मनी लॉन्ड्रिंग को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। तो चलते रहिए। यहाँ पे मैं दो आपको एक्ट बता रहा हूँ, 35A और 35AA। 35A में आरबीआई को ये इंस्पेक्शन और एक तरीके से कह सकते हैं कि डायरेक्शंस देने का अधिकार है अपने डाउन टू लाइन बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स को। अलावा इसके 35A में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाती है आरबीआई के साथ, जो एक प्रोसेस बनाने के लिए सुचारू रूप से आरबीआई के साथ काम करेगी। तो ये दोनों एक्ट आपके ध्यान में होना जरूरी है। इसकी ब्रीफिंग भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जिस विषय में, उसके विषय में ये दो प्रावधान, ये दो एक्ट बहुत जरूरी है।